नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले दो वीडियो से हम स्त्री की कुंडली में बनने वाले विषकन्या योग का अध्ययन कर रहे थे। विषकन्या योग दो प्रकार से निर्मित होता है। पहला तिथि, वार और नक्षत्र के मेल से, और दूसरा कुंडली में ग्रहों के विभिन्न स्थितियों के कारण विषकन्या योग का निर्माण होता है। और कुंडली में उसके परिहार के विषय में भी हम अध्ययन किए थे कि ग्रहों की किन स्थितियों के कारण विषकन्या योग का परिहार भी हो जाता है, उसका निराकरण हो जाता है। अब हम विषकन्या योग से संबंधित कुछ उपाय की चर्चा करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे कि वह कौन से उपाय किए जाएं जिसके कारण स्त्री की कुंडली में बनने वाले विषकन्या योग का दुष्प्रभाव कम हो जाता हो या खत्म हो जाता हो। आइए देखते हैं। जिस भी स्त्री की कुंडली में विषकन्या योग का निर्माण हो रहा हो उसे वट सावित्री व्रत अवश्य करना चाहिए। अगला है विषकन्या योग से पीड़ित कन्या के विवाह से पूर्व कुंभ विवाह, श्री विष्णु विवाह, पीपल के साथ, वट, शमी अथवा बेर वृक्ष के साथ उसका विवाह करना चाहिए। उसका किसी भी साथ विवाह करने से पूर्व ये उपाय अवश्य करना चाहिए। कुंभ विवाह या श्री विष्णु विवाह, पीपल, वट, बेर, शमी, इनके साथ विवाह की व्यवस्था है हमारी संस्कृति में, तो विषकन्या दोष का प्रभाव खत्म हो जाता है। विषकन्या दोष के दुष्प्रभाव से बचने के लिए सर्व कल्याणकारी श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ स्त्री को आजीवन करना चाहिए। बृहस्पति की आराधना करने से भी विषकन्या योग के अशुभ फलों में कमी आती है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करने से विष योग के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की विशेष पूजा करने से विष योग के अशुभ प्रभाव से कन्या को मुक्ति मिलती है। विषकन्या दोष से पीड़ित नारी को शनि और राहु को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करना चाहिए। हर शनिवार को दीपक में सरसों के तेल में काली उड़द और काले तिल डालकर जलाना चाहिए। और विषकन्या योग से प्रभावित स्त्री को प्रतिदिन शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। सुबह और शाम रुद्राष्टक का पाठ करना भी शुभ होता है। गले में पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने से विष योग का प्रभाव कम हो जाता है। विषकन्या दोष से प्रभावित स्त्री को या जातिका को इन सब उपायों को अवश्य करना चाहिए। पहले भी हम ये बात कर चुके थे, पुनः एक बार हम स्मरण दिला दें कि स्त्री की कुंडली का विश्लेषण या उसका फलादेश एक बहुत ही गंभीर, गोपनीय और संवेदनशील विषय है। अतः किसी भी स्त्री की कुंडली के फलादेश करने से संबंधित या उसके बारे में जब हम कोई निर्णय दे रहे हों, प्रत्येक ज्योतिषी का एक कर्तव्य है कि उसका समग्र विचार अवश्य करें। कुंडली में बनने वाले जितने भी शुभ अशुभ योग हैं, अशुभ योगों का निराकरण भी उस कुंडली में रहता है। एक ही कुंडली में एक ही ग्रहों की स्थिति के कारण कई प्रकार के योगों का निर्माण होता है। कुछ शुभ होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं। अतः सबका समग्र विश्लेषण करके ही हमें निर्णय देना चाहिए। किसी भी एक सूत्र के पढ़ लेने से या उसको जान लेने से उसी के आधार पर हमको निर्णय देना ये सर्वथा अनुचित होगा। एक बात का और ध्यान देना चाहिए कि यदि बहुत ही ज़्यादा अशुभ योग बन रहा हो स्त्री की कुंडली में, तो प्रत्येक ज्योतिषी का ये धर्म है कि वो सिर्फ उसकी ओर इशारा कर दें, उसका
केवल निर्देश मात्र करे और कुछ उपायों का संसाधन या सुझाव दे सकता है। पूरी तरह से स्पष्ट बोलना सर्वथा अनुचित होगा। अगले वीडियो से हम भाव फल, कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, इनके बारे में हम बहुत पहले अध्ययन कर चुके थे। जब हम इस सीरीज की शुरुआत कर रहे थे, उसमें भावों का अध्ययन हम किए थे। भाव का, ग्रह का, राशि का, इन सब का अध्ययन किए थे, जिसमें भावों के कारक, भावों के द्वारा किस बात की जानकारी हमको प्राप्त होती है, उन सब विषयों का अध्ययन किए थे। अब हम भाव फल के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रत्येक भाव का अलग अलग पूरा डिटेल्ड फल हम कैसे ज्ञात करें, उसके बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करें, इसका अध्ययन हम अगले वीडियो से करेंगे। नमस्कार।